हेलो जी, नमस्कार। तो स्वागत है आपका इस ज्योतिष की एक नई सीरीज़ में जिस सीरीज़ में हम ग्रहों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने सूर्य के बारे में, मंगल के बारे में, शुक्र के बारे में और शनि के बारे में बताया था। यहाँ पर हमने लिखा है ग्रहों के कारक तत्व। कारक तत्व का अर्थ होता है किसी प्लैनेट का नेचर, किसी ग्रह का कारक तत्व, कौन सा ग्रह क्या सिग्निफाई करता है, कौन सा ग्रह उसकी रूट कॉज क्या है, वो क्या बताना चाहता है, उसका नेचर क्या है। मतलब अगर आपको हम सिंपल शब्दों में बताएं तो हर व्यक्ति का एक अपना एक स्वभाव होता है, हर इंडिविजुअल का एक अपना एक नेचर होता है, स्वभाव होता है। ठीक उसी प्रकार से हर प्लेनेट का एक नेचर होता है, स्वभाव होता है। तो इसी का अर्थ होता है कारक तत्व, मतलब सिग्निफिकेंस। तो आज की वीडियो में कल हमने 4 प्लेनेट के बारे में डिस्कस किया था और वो भी मोटे मोटे तौर से। आगे आने वाली वीडियो में हम काफी ब्रीफली और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे प्लेनेट के बारे में। 4 प्लेनेट के बारे में हमने कल डिस्कस किया था और आज हम 5 प्लेनेट जो बचे हुए थे उनके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। पर आपको ये ध्यान रखना है कि हम उनको मोटे मोटे तौर से समझेंगे, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा और वीडियो भी लेंथी नहीं होगी। उससे आपको भारी महसूस भी नहीं होगा, आपको ये भी नहीं लगेगा कि ज्योतिष बहुत कठिन है या मुश्किल है। तो 5वां प्लेनेट जिसके बारे में हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है राहु। अब इसके बारे में हमने बताया था कि ये सेलेस्टियल बॉडी प्लेनेट है। राहु और केतु के बारे में हमने बहुत अच्छे से बताया है कि ये सेलेस्टियल बॉडी प्लेनेट है, मतलब ये दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, पर फिर भी इसका बहुत ज्यादा महत्व है। अब इसके आज हम नेचर को पढ़ रहे हैं, नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। राहु राहु ऐसा प्लेनेट है जो माया को लेके चलता है। माया, माया ये वर्ड अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रखता है। माया मतलब ऐसी चीज जो दिखती नहीं है पर प्रॉपरली वर्क करती है, प्रॉपरली वर्क करती है माया। अब माया से आप थोड़ा सा एक पॉइंट ऊपर जाएंगे तो ये धन को भी शो करता है। धन, मनी, फाइनेंशियल कंडीशनें भी इससे देखी जाती हैं कुंडली में। भले ही शुक्र फाइनेंस का कारक है, फिनांस का कारक है, लेकिन राहु से भी फिनांस की कंडीशनें देखी जाती हैं और वो भी बहुत बड़ी मात्रा में। मतलब एक चोट आपको ये सुनने को मिल सकता है कि शुक्र अगर किसी का बली है तो वो किसी अमीर घर से है और वो पैसे वाला है, लेकिन राहु के केस में ऐसी कंडीशन नहीं है। राहु अचानक से किसी को पैसा देता है, अचानक से, और वो भी बड़ी मात्रा में। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, राहु माया है। माया मतलब धन। माया वो हर चीज जो हमें विचलित कर सकती है, वो हर चीज माया कहलाती है, माया। अब इससे एक चीज और निकल के आती है, मायावाद। मतलब ऐसी ट्रेड्स जो अनएथिकल हैं, मायावाद, अनएथिकल। राहु का दूसरा पॉइंट, अनएथिकल। तीसरा पॉइंट, भ्रम। चौथा पॉइंट, छल। पांचवा पॉइंट, लालच। छठवां पॉइंट, कूटनीति। इसको राजनीति भी इंक्लूड कर लो। हालांकि ये राजनीति वर्ड है, ये काफी अच्छा वर्ड है, इसको हम बुरा भी नहीं बोल सकते, लेकिन इसके राहु के अंडर में ही आता है। हालांकि एक और पॉइंट ये है कि राजनीति वर्ड है, जो राजनीति कारक, जिस चीज का कारक होता है, बृहस्पति का भी कारक होता है राजनीति शब्द, पर यहाँ पर राहु का भी हुआ। कूटनीति, राजनीति, छल, कपट, माया, भ्रम और अवैध कर्म, ये सभी की सभी ट्रेड्स राहु से ओरिजिनेट होती हैं। ये सभी की सभी ट्रेड्स राहु की ही बनाई हुई हैं, राहु के ही अंडर में आती हैं। अब देखा जाए तो हालांकि हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बहुत सारी चीजें मेंशन्ड हैं राहु के बारे में कि राहु एक राक्षस है, मतलब एक दैवीय प्लेनेट नहीं है। अब इसकी अगर आपको डीपली थ्योरी समझनी है, डीपली फिलोसफी समझनी है राहु की, तो आपको इसकी स्टोरी समझनी पड़ेगी कि इसकी स्टोरी कैसी। हालांकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, तो हम इसकी स्टोरी ज्यादा शब्दों में न बताकर छोटे शब्दों में बता दें कि ये राक्षस था। अमृत मंथन के समय पर इसने भेष बदलकर अमृत का पान किया था। अब ये राक्षस से देवता के नेचर में आ चुका है। पर जो यहाँ पर हमने लिखा है ग्रहों के कारक तत्व, अब कारक तत्व में वैसी चीजें आ जाती हैं जो किसी पर्टिकुलर इंसान के अंदर की हैं, भीतर की हैं। तो इसलिए राहु इन सारी चीजों का कारक हो रहा है, मायावाद और ये अनैतिकल काम, भ्रम, छल, लालच, कूटनीति, राजनीति, अवैध कर्म और राक्षस।
अब यहाँ पर भ्रम जो शब्द है, ये भ्रम, ये बहुत ही मतलब आप समझ सकते हैं, ये भ्रम जो शब्द है, इसी से व्यक्ति का जीवन इर्द गिर्द घूमता रहता है। और भी बहुत सारी चीजों का कारक है, लोभ, लालच, और ये थोड़ा थोड़ा गुस्से को भी दिखाता है, और छल कपट तो इसमें आता ही है। तो यहां पर हमने समझा राहु को मोटे मोटे तौर से। अब इसकी राशि को देखते हैं, इसके पास खुद की कोई राशि नहीं है, राहु और केतु के पास खुद की कोई राशि नहीं है, पर ये किसी किसी राशि को अपनी मित्रवत राशि मानता है। जैसे यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं 11 नंबर को, ऐसी कई सारी क्लासिकल बुक्स हैं ज्योतिष शास्त्र में जो कि ये दर्शाती हैं, ये डिपिक्टेड करती हैं कि 11 नंबर जो कि शनि की राशि है, इस राशि का नाम कुंभ राशि है। इस राशि को वो अपनी मानता है, पर पूर्ण रूप से अपनी नहीं मानता है। अब एक बात यह भी है कि कोई भी ग्रह अगर किसी राशि को अपनी मानता है तो उस हर ग्रह की एक उच्च राशि होती है, एक नीच राशि होती है। तो यहाँ पर अगर इसकी खुद की राशि नहीं है तो यहाँ पर ये अपनी राशि मानता है, और 2 नंबर और 3 नंबर जो कि बुध की राशि है, वृषभ राशि और ये मिथुन राशि, इनको भी इन राशियों में उच्च के समान फल देता है। और ये कुंभ राशि जो कि शनि की राशि है, इसमें ये स्वग्रही जैसा फल देता है, मतलब खुद की राशि जैसा फल देता है। तो यहाँ पर हमने राहु को समझा। देखिए छठवा जो प्लेनेट हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं इसका नाम है केतु, और ये भी सेलेस्टियल बॉडी प्लेनेट है, ये भी नहीं देखा जा सकता, इसका भी कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, पर ये प्रॉपरली वर्क करते देखा गया है। अब देखिए केतु के बारे में अगर हम आपको सिंपली वे में समझाएं तो केतु अगर नक्षत्रों की तुलना में भी आप देखेंगे तो सबसे पहले केतु का नक्षत्र आता है, और केतु जो कि ये राक्षस है, इस यहाँ पर पूरा का पूरा रोल चेंज हो जाता है। यहाँ पर कुंडली में ये राक्षस तो है, पर इसके पास सिर नहीं है, सिर नहीं है, बाकी नीचे का हिस्सा पूरा है, इसके पास सिर नहीं है, मतलब ये देख नहीं सकता, किसी चीज को महसूस नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, और कई सारी जितनी भी एक्टिविटी राहु कर सकता है, क्योंकि राहु के पास सिर बस है। असल में दोनों एक ही हैं, राहु और केतु एक ही हैं, पर इन दोनों का सिर कट जाने से एक का सिर अलग हो गया, वो उसका नाम राहु पड़ा, दूसरे का नीचे का धड़ रह गया तो उसका नाम केतु है। अब ये यहाँ पर मैटर पूरा चेंज हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इसको बोला गया है कि ये सबसे ज्यादा शुभ प्लेनेट है, सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस प्लेनेट है, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल प्लेनेट है, मतलब इसको शुक्र और बृहस्पति से भी ज्यादा ऑस्पिशियस प्लेनेट की श्रेणी में रखा गया है। क्यों रखा गया, अब हम यहाँ पर समझते हैं। ये लिबरेशन का कारक है, मतलब मुक्ति। अब मुक्ति ऐसी चीज है जो संसार की सबसे कठिन चीज, सबसे मुश्किल चीज, क्योंकि ना तो हम इसे देख सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं, और हम जीते जी इसे पा भी नहीं सकते। हालांकि मुक्ति की डेफिनेशन और अलग है। मुक्ति ऐसी चीज है, लिबरेशन मतलब किसी चीज से आपका पूरा का पूरा स्वार्थ खत्म हो जाना, किसी चीज से आपका पूरा का पूरा मन हट जाना, ये एक्चुअल डेफिनेशन है मुक्ति की। तो जब किसी चीज से हम मुक्त हो जाते हैं, किसी चीज से लगाव खत्म हो जाता है, किसी चीज से हमारा आकर्षण खत्म हो जाता है, तो यहां से केतु की शुरुआत होती है। अब ये सबसे बहुत बड़ी बात हो गई, ये सबसे महंगी बात हो गई मुक्ति, इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं हो सकती, इसलिए इसको सबसे शुभ प्लेनेट की श्रेणी में रखा गया है। अब इसके पास और क्या क्या है, मुक्ति के अलावा ये आपको अलगाव कराता है। अलगाव मतलब अलगाव, किसी चीज से अलग भी करवाता है। ये केतु के पास सबसे ज्यादा पावर है, ये मोह भंग भी करवाता है, ठीक है, और सबसे बड़ी चीज दूसरी अगर बोल सकते हैं तो ये आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। आध्यात्मिकता की ओर ले जाना नॉर्मल काम नहीं है, ये सबसे कठिन काम हो सकता है। किसी चीज से मुक्ति, अलगाव करा देना, उसके बाद का कॉन्सेप्ट है आध्यात्मिकता। मतलब पहले आप किसी चीज में लगाएंगे, उसके बाद उससे छुड़वाएगा, उसके बाद आपको वहां से मुक्त करेगा, और फिर आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाएगा, ठीक है। अब ये इंट्रोवर्ट भी कराता है, मतलब अंतर्मुखी व्यक्ति बाहर की ओर नहीं भागता, फिर अंदर की ओर भागता है। अंदर की ओर भागना मतलब स्वयं को जानना, समाधि की अवस्था फील करना, और ऐसी इंट्रोवर्ट होने से आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति का ध्यान फिर बाहरी वातावरण से हटकर अपने स्वयं के भीतर ध्यान जाता है। ये इस अवस्था में ले जाने के लिए केतु का आपकी कुंडली में होना, अच्छा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये आपकी एक पॉइंट और आप नोट कर सकते हैं, 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5वां पॉइंट आप ये भी नोट कर सकते हैं कि ये आपके पूर्वजों को शो करता है। छठी चीज आपकी जड़ों को, मतलब
पूर्वजों ही से ही आप समझ सकते हैं कि आपका बेस शो करता है, आपके पूर्वज शो करता है, आपकी कई पीढ़ियां शो करता है, आपके पूरे के पूरे एंसेस्टर को शो करता है। और ये इन्हीं चीजों से मतलब आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं, केतु जो है झंडा, झंडा मतलब ऊंचाई, ऊंचाई का भी कारक बोला गया है, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ बोला गया है। मतलब जो व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, जो व्यक्ति डाउन टू अर्थ रहता है, जो व्यक्ति अपने पूर्वजों को नहीं भूलता, अपने अतीत को नहीं भूलता, जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में रहता है, जो व्यक्ति इंट्रोवर्ट रहता है, जो व्यक्ति अलगाव की कंडीशन में रहता है, किसी से ज्यादा लगाव नहीं रखता है, जो व्यक्ति मुक्ति की ओर भागता है, आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति केतु ड्रिवन व्यक्ति है, मतलब प्रोमिनेंट कंडीशन में है उसकी कुंडली में, मतलब बली कंडीशन में। ठीक है, यहां हमने केतु के मोटे मोटे अर्थों को समझा, मेजरली इनकी क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, केतु क्या सिग्निफाई करता है, केतु से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, केतु से रिलेटेड आप पूर्वजों को देख सकते हैं, केतु से रिलेटेड आप पूर्व जन्म को भी देख सकते हैं। यहां पर 6 लिखा था, यहां पर 7, 8 और ये 9। ठीक है, 9 हमने इनके मेन पॉइंटों के बारे में चर्चा की। आपके पूर्व जन्म के बारे में भी केतु बताता है, मतलब जैसी कुंडली में पोजीशन होगी उस हिसाब से पता लग सकता है कि आपका पूर्व जन्म कैसा था, आपके पूर्वज कैसे थे, आपका कुल खानदान कैसी कंडीशन में रहा होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, दूसरे टॉपिक में चर्चा करते हैं। 7वां प्लेनेट है हमारा चंद्रमा। ठीक है, अब चंद्रमा बेसिकली आपको हमने पिछली बहुत सारी वीडियो में बताया है कि चंद्रमा किस चीज का कारकत्व रखता है। चंद्रमा चंद्रदेव से रिलेटेड है, चंद्रदेव जो कि माता का कारक रखते हैं, और माता का कारक रखने के हिसाब से चंद्रमा मन का भी कारक रखता है, मतलब मन को भी सिग्निफाई करता है। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं माता। सबसे पहला पॉइंट अगर चंद्रमा से रिलेटेड आपकी कुंडली में देखा जाएगा तो पहला पॉइंट माता ही होगा। दूसरा पॉइंट जो कि माता से ही ओरिजिनेट होता है, जिसका नाम है मन। अब इसी पॉइंट के इर्द गिर्द पूरी कुंडली में यही घूमेगा मन ही। आप इसको थोड़ा सा ब्रेन भी बोल सकते हैं। अब मन कौन सा डिनोट करता है? ये मन आप हर प्रकार का मन डिनोट नहीं करता है, ये करता है सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन। अवचेतन मन, जिस मन के पास सबसे ज्यादा बल होता है, जिस मन के पास सबसे ज्यादा ताकत होती है, जो मन प्रैक्टिस से डेवलप होता है, जो मन में मेमोरी होती है, जिस मन में कई वर्षों की और कई जन्मों की मेमोरी स्टोर रहती है, उसी मन को हम अवचेतन मन कहते हैं। और उसी को देखने के लिए चंद्रमा को कंसीडर किया जाता है, और चंद्रमा उसी मन को डिनोट करता है, और ये सबकॉन्शियस माइंड इसी मन से चलता है। तो आप इतना समझ सकते हैं। अब अवचेतन मन में इसके अंडर बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि अब हम बता रहे हैं। ठीक है, इसमें आती हैं आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स, आप क्या महसूस करते हैं, किससे मिलकर कैसा महसूस करते हैं, आपकी भावनाएं कैसी हैं, आप संवेदनशील तो नहीं है, आप बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट तो नहीं है, एक्सट्रोवर्ट तो नहीं है, आप गुस्सैल तो नहीं है, मतलब आप गुस्सा तो नहीं करते हैं, आप चिड़चिड़े स्वभाव के तो नहीं है। हर प्रकार की कंडीशन आपके चंद्रमा से देखी जाती हैं। अब चंद्रमा की खुद की राशि एक ही है, जैसा कि अभी हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा को एक ही राशि प्रोवाइड की गई है, एक ही राशि प्रोवाइड की गई है। तो चंद्रमा की राशि है 4 नंबर, जिसे कर्क बोलते हैं, कर्क राशि। अब चंद्रमा स्वयं एक जल तत्वीय प्लेनेट है, और जो ये राशि है ये स्वयं से ही जल तत्वीय है। तो आप इतना अंदाज लगा सकते हैं, इतना समझ सकते हैं, अगर इसकी राशि भी जल तत्वीय है और ये स्वयं जल तत्वीय प्लेनेट है, तो ये सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को डिनोट करता है तो जल को भी डिनोट करता है। ठीक है, अब जल को डिनोट करता है तो जाहिर सी बात है कि ये खाना को भी डिनोट करेगा, मतलब फूड, क्योंकि खाना भी जल से ही बन रहा है। जितनी इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, सबकी सब जितनी भी अगर चीजें जल से बन रही हैं, वो सबकी सब चंद्रमा से गवर्न हो रही हैं, सबकी सब चीजें चंद्रमा से डिनोट हो रही हैं। ठीक है, अब चंद्रमा और भी बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा
सुख का कारक है, मतलब इसे सुख का भी डिपार्टमेंट दिया गया है, सुख। अब ये काल पुरुष की कुंडली अगर आप भूल रहे हो तो हम एक बार और रिपीट करते हैं कि काल पुरुष की कुंडली से ही इन प्लेनेट के सिग्निफिकेंस पता चल सकते हैं, इन प्लेनेट के नेचर, इनके कारक तत्व पता चल सकते हैं। तो काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा चौथे घर का स्वामी बनता है। अब अगर चौथे घर का स्वामी चंद्रमा बनता है तो चौथे घर में जो भी चीजें आती हैं उन सभी चीजों का कारकत्व भी चंद्रमा के पास होगा। अब जो कुंडली का चौथा घर है उस चौथे घर में मोटे मोटे शब्दों में देखा जाए तो सुख का पता चलता है, इसीलिए चंद्रमा को सुख का डिपार्टमेंट दिया गया है, क्योंकि वो 4th हाउस का अधिपति होता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। ठीक है, चौथे घर में कुंडली के चौथे घर में सुख का पता चलता है, चौथे घर से आपकी माता का पता चलता है, चौथे घर से आपके भूमि भवन वाहन इन सभी चीजों का पता चलता है। तो जाहिर सी बात है कि इन सभी चीजों से हमें सुख की प्राप्ति होती है, इसीलिए चंद्रमा को सुख का डिपार्टमेंट बनाया गया है, वहां पर चंद्रमा को दिया गया है वहां का डिपार्टमेंट। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, आपके खाने को गवर्न करता है, आपके खाने को डिनोट करता है, जल तत्व को डिनोट करता है, आपके शरीर में आपका जल तत्व कैसा होगा, आपके शरीर में सर्दी तो नहीं होती, आपको कफ रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, यही चंद्रमा से देखी जाती है। आपके शरीर का जल तत्व कैसा है, आपको क्या खाने के मतलब आपको रुचि है, क्या खाने की रुचि है, और भी बहुत सारी चीजें जो कि चंद्रमा से पता चलती हैं। ये अगर इन सारी चीजों को चंद्रमा गवर्न कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपकी कुंडली में इन सभी चीजों के बावजूद आपकी मानसिकता को भी दिखाता है। मानसिकता मतलब आपकी एक मेंटेलिटी, आपका नेचर क्या है, ये भी चंद्रमा को दिया गया है। ये डिपार्टमेंट भी, आपका नेचर का डिपार्टमेंट भी चंद्रमा को दिया गया है। आपका स्वभाव कैसा है, आप कैसा बोलते हैं, आपकी वाणी कैसी है, मधुर है या नहीं, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आप चिड़चिड़े तो नहीं हैं, आप बुद्धिशाली हैं कि नहीं, बुद्धिजीवी हैं कि नहीं, आप तार्किक हैं कि नहीं। हालांकि तार्किक का मैटर अलग हो गया, वो बुद्ध के अंडर में आता है, लेकिन यहाँ पर तार्किकता और बाकी सारी चीजें, मानसिकता, ये सभी चंद्रमा से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम अगले प्लेनेट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्लेनेट नंबर 8 की चर्चा कर रहे हैं। हालांकि इनकी सीरीज अलग अलग भी आप बैठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 8वें प्लेनेट में आ चुके हैं। तो 8वें प्लेनेट में अभी 2 प्लेनेट बचे हैं, बृहस्पति बचा है और बुध बचा है। तो हम यहाँ पर मान लीजिए बृहस्पति को ले लेते हैं। बृहस्पति, इसे गुरु भी बोलते हैं, गुरु, और इसे जुपिटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी स्वयं की राशि है 12 नंबर मतलब मीन राशि, और 9 नंबर मतलब धनु राशि। ये 12 नंबर जल तत्वीय राशि है और ये धनु राशि अग्नि तत्वीय राशि है। ठीक है, बृहस्पति ये देवताओं के गुरु हैं, मतलब ऐसा हमारी क्लासिकल बुक्स ये बताती हैं कि ये देवताओं के गुरु हैं। अब अगर ये देवताओं के गुरु हैं तो आप टीचर्स के एक एथिकल टीचर्स के सारे एट्रीब्यूट उठा के देख सकते हैं, सभी मैच करेंगे। मतलब एक आदर्श टीचर के, एक एथिकल टीचर के जो भी एट्रीब्यूट बनते हैं वो सभी के सभी जुपिटर में देखने को मिलेंगे। देखिए क्या देख सकते हैं आप। ठीक है, जैसे मैंने अभी पहले बताया था राजनीति, मतलब अगर ये टीचर हैं तो इनको पॉलिटिक्स भी आती है, मतलब ये राजनीति के भी कारक हैं। दूसरा, आपके ज्ञान के भी कारक हैं, क्योंकि ये गुरु हैं। आपका नॉलेज, विजडम और एथिकल, या कह सकते हैं वैध कार्य, और ये भी कह सकते हैं कि ये आध्यात्मिकता के भी कारक हैं, और ये प्रॉस्पेरिटी के भी कारक हैं। प्रॉस्पेरिटी ये शब्द मतलब आप सोचते होंगे कि ये धन से रिलेटेड है, ये धन बस से रिलेटेड नहीं है, ये वो हर चीज से रिलेटेड है जो एथिकल वे से हमारे पास कोई भी चीज आ रही है, मतलब अवैध रूप से ना आकर एक एथिकल, एक वैध रूप से अगर कोई चीज आपके पास आ रही है। और प्रॉस्पेरिटी का अर्थ ये भी होता है कि ऐसा सुख आपके जीवन का जो किसी को दुखी करके ना मिला हो, ये भी आप यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी का अर्थ समझ सकते हैं। अब ये बुद्धि का भी कारक है, हालांकि बुद्धि का कारक सबसे बड़ा बुद्ध है, लेकिन यहाँ पर जब इतनी सारी चीजें अगर एक व्यक्ति के पास होगी, अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति इतना मजबूत है तो जाहिर सी बात है कि उसके पास बुद्धि भी होगी। अब काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, काल पुरुष जो कि हमने पहले बताया था, वहां के हिसाब से ये बनते हैं 9वें घर के मालिक, 9th हाउस के। अब अगर ये 9th हाउस के मालिक बनते हैं तो इनके पास भाग्य का भी डिपार्टमेंट है।
भाग्य, लक, फॉर्चून, भाग्य ऐसी चीज जो आपको प्राप्त नहीं है और आपके भाग्य से आपको मिल जाए, तो ये भाग्य का भी कारक बनता है। अब एक चीज और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस युग में, जो सबसे ज्यादा देखी जाने वाली या समझने वाली चीज है, तो ये विवाह का भी कारक है। विवाह, पार्टनरशिप, ठीक है, इतनी सारी चीजों का एक प्लेनेट कारक है, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि बृहस्पति से निकल के आती है, ये कारक है संतान के, संतान भी इनसे देखी जाती है। ये सभी की सभी जितनी भी चीजें हैं, आप समझ सकते हैं ये अच्छी अच्छी चीजें, मतलब इनमें किसी भी चीज की बुराइयां नहीं दिख रही। एथिकल टीचर, राजनीति, राजनीति अनएथिकल नहीं होती है। अगर राजनीति में अनएथिकल पूरी की पूरी चीजें होती तो राजा नहीं बनाया जाता। मतलब राजनीति 100% हमेशा गलत नहीं होती, अगर गलत होती तो गुरु राजनीति के कारक नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर राजनीति के ज्ञान के, एथिकल नॉलेज के भी कारक है। मतलब जिसकी कुंडली में अगर जुपिटर प्रोमिनेंट कंडीशन में है तो उसके पास एथिकल नॉलेज होगा, ठीक है। आध्यात्मिकता है इनके पास, प्रॉस्पेरिटी है और वैध कार्य करवाते हैं अगर आपकी कुंडली में सही है तो। विवाह के कारक है, बुद्धि के कारक है, सुख मतलब जो जो वैभव, जो शांति, जो सुकून, जो धन हमें किसी को सुख देकर मिल रहा है, उसके भी कारक हैं। मतलब प्रॉस्पेरिटी के कारक हैं, पार्टनरशिप के कारक हैं और भाग्य के सबसे ज्यादा कारक हैं। मतलब कुंडली में अगर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली चीज है तो ये भाग्य है, ठीक है। संतान के भी यहाँ पर कारक बनते हैं। तो यहाँ पर हमने गुरु को समझा, जुपिटर को समझा, अब आगे हम बुध को समझते हैं। अब 9वां प्लेनेट हम यहाँ पर ले रहे हैं जो कि लास्ट है, बुध। अब बुध की स्वयं की राशि है 3 नंबर मिथुन और 6 नंबर कन्या, ठीक है। बुध को ज्योतिष शास्त्र में कुमार ग्रह, कुमार ग्रह मतलब ये पूरे के पूरे 9 ग्रहों में से सबसे कम उम्र वाले प्लेनेट हैं। मतलब इनकी अगर क्लासिकल बुक्स में देखा जाए तो इन्हें कुमार ग्रह बोला गया है। मतलब ये एडल्ट हैं, छोटी अवस्था के कुमार, मतलब छोटी अवस्था के व्यक्ति को कुमार बोलते हैं और बुध यहाँ पर छोटी अवस्था को शो करते हैं। मतलब जो भी बालक की बात की जाती है बुध से रिलेटेड की जाती है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पर कुमार से ले सकते हैं, बालक। मतलब आप जिन भी छोटे बच्चों को देखते हैं, यदि आप छोटे बच्चों को पसंद करते हैं, यदि आपको अच्छे लगते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर आपको बुध का प्रभाव देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब कुमार ग्रह बोले जाते हैं। तो यहाँ से एक चीज और निकल के आ सकती है कि अगर किसी की कुंडली में ज्यादा ही बली हो जाते हैं बुध, तो यहाँ पर नपुंसकता की समस्या, मतलब बुध अगर ज्यादा ही बली है तो यहाँ पर एक डिसएडवांटेज भी देखने को मिल सकता है। पर ये श्योर नहीं हो सकता कि हमेशा ही ये समस्या मिले। लेकिन नपुंसकता के भी कारक बुध हैं, हालांकि नपुंसकता के कारक शनि भी हैं, लेकिन कुमार ग्रह अगर ज्यादा ही बली हो जाए आपकी कुंडली में तो ये आपको समस्या देखने को मिल सकती है। अब इनके पास सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है जो कि बुद्धि का है, यथा नामे तथा गुणे, बुद्धि। मतलब ये बुद्धि जो शब्द है ये बुद्ध से ही ओरिजिनेट होती है, यहीं से जन्म होता है बुद्धि का। तो इनको बुद्धि का डिपार्टमेंट दिया गया है। कैसी बुद्धि? तार्किकता, लॉजिकल माइंड। मतलब ये भी ब्रेन को गवर्न करता है, बुद्धि भी ब्रेन को गवर्न करता है, लेकिन आपके लॉजिकल ब्रेन को गवर्न करता है, आपके चेतन मन को। ये बुद्धि आप यहाँ पर 3 नंबर लिख सकते हैं और यहाँ पर आप लिख सकते हैं चेतन मन। चंद्रमा गवर्न करता है अवचेतन मन, बुध गवर्न करता है, चंद्रमा गवर्न करता है अवचेतन मन, बुध गवर्न करता है चेतन मन। जिस मन से आप देख सकते हैं, जिस मन से आप तुरंत लॉजिक लगा सकते हैं, जिस मन से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस मन से आप तर्क बना सकते हैं, उन सभी का कारक बुध है। आपके बालकों का भी, आपके बच्चों का भी कारक है, आपकी बुद्धि का भी कारक है, आपके लॉजिकल माइंड का भी कारक है और ये चेतन मन का भी कारक है। मतलब जो जिस बुद्धि से आप डिसीजन लेते हो, जिस चेतन अवस्था में आप जो भी सोचते हो, उन सभी का कारक बुध है। अब अगर इन सभी चीजों का कारक है तो ये आपकी याददाश्त, मतलब मेमोरी, ये आपकी याददाश्त का भी कारक है। अब छठा अगर पॉइंट आप लिख सकते हैं तो यहाँ पर आपकी वाणी का भी कारक है। आप कैसा बोलते हैं, आप क्या समझते हैं, आप क्या बोलते हैं, आपका लॉजिकल माइंड, आपकी तार्किक बुद्धि, आपका चेतन मन, आपका नेचर भी बुध गवर्न करता है, बुध के अनुरूप चलता है। इनकी स्वयं की राशि 3 नंबर मिथुन राशि, 6 नंबर कन्या राशि है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मोटे मोटे शब्दों में किसी भी ग्रह के 9 ग्रहों के
मेन सिग्निफिकेंस को समझा। तो अगली वीडियो में हम आप अगर कमेंट करते हैं तो आप बता सकते हैं हमें कि अगली वीडियो हमें किस टॉपिक में बनानी चाहिए। हालांकि ये सीरीज हम 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं, तो यहाँ पर अभी हम प्लेनेट के बारे में समझा दिए हैं। अगली वीडियो में हम देखते हैं अभी किस चीज के बारे में टॉपिक मतलब डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।